अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडीएस एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सिलसिला मुख्तलिफ बुक रिव्यूज़ का और मुख्तलिफ सीरीज़ के हवाले से चल रहा है, तो उसी हवाले से क्योंकि मंथ ऑफ दिसंबर है और 16 दिसंबर को हमारा एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ कि जब इस मुमलिकत खुदादाद का एक प्रॉपर एक ऐसा हिस्सा जो आधी से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल था, वो इस मुमलिकत खुदादाद से अलहदा हो गया। पाकिस्तान जो है वो दो टुकड़े हो गया। और उस हवाले से बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जिसपे इवेंट मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के ऊपर, लेकिन उसमें से मैंने बुक चूज़ की और जो बुक रीड की मैंने इन दिनों और उस पर मैंने बुक रिव्यू बनाना मुनासिब समझा, वो था मैंने ढाकता डूबते हुए देखा। एक तो इससे ये होगा कि इन 2 साल के जो इवेंट्स हुए उनका, क्योंकि पर्सनल मेमोयर है, सिद्दीक सालिक साहब की बुक है, और उसमें एक तो स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होगा कि 2 साल के जो सारे इवेंट्स से अनफोल्ड किस तरह से हुए वो पता चल जाता है। और दूसरी बात यह है कि पूरा का पूरा एक सिनेरियो समझ आ जाता है कि क्या मुहर्रिकात थे आखिरी 2 सालों के, क्या इवेंट्स थे जो अल्टीमेट। वैसे तो रेसिपी तो तैयार थी काफ़ी टाइम से, आप इकोनॉमिक इशूज थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थी, रिप्रेजेंटेशन का इशू था, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ें, आप तमाम चीज़ें देखें तो वो तो एक एंगल नज़र आता है। लेकिन इस बुक के अंदर जो है स्पेसिफिकली एक बड़ा जिसको कहते हैं ना प्रॉपर डिटेल के साथ सिर्फ और सिर्फ जो ऐनी शाहिद के तौर पे जो वाकयात हुए उनको ही जिक्र किया गया है। और इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 22 मंथ्स जो थे लास्ट, उसकी जो पूरी की पूरी सिनेरियो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और फरवरी 1970 के अंदर जो है इनकी जो है वो होती है, अपॉइंटमेंट होती है इन द ईस्ट पाकिस्तान, सिद्दीक सालिक साहब की, जो कि बेसिकली आर्मी में ब्रिगेडियर थे। और उसके बाद इन्होंने तमाम वाकयात को अपने जुबानी यहाँ पे मेंशन किया है कि किस तरह से क्या क्या इवेंट्स हुए और जो फिर बाद में एक ट्रेजेडी होती है जिसके अंदर पाकिस्तान दो लख्त हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जी बुक का इंट्रोडक्शन ऑथर के बारे में। ऑथर मैंने बता चुका हूँ कि ये ऑथर जो है वो ब्रिगेडियर जावेद सिद्दीक सालिक साहब हैं। और ये कौन है? ये बेसिकली ब्रिगेडियर थे आर्मी में। और ओवरव्यू ऑफ द बुक ये है कि बुक ये टोटल के टोटल पर्सनल मेमोयर है, तमाम इवेंट्स को प्रॉपर डिटेल में उन 2 साल के अंदर जो हुए उनको करती है, कवर करती है। जॉनरे देखें तो जॉनरे जी नॉन फिक्शन, पॉलिटिकल कम, हिस्टोरिकल एनालिसिस है। टारगेट ऑडियंस देखें तो एकेडमिक एंड स्कॉलर्स हैं, पॉलिसी मेकर एंड एनालिस्ट के हवाले से इस तरह से है कि कभी भी रीजनल आइडेंटिटी को सुप्रेस नहीं करना चाहिए, लोगों को वो देना चाहिए। तो इस तरह से इस बुक से उनको भी हेल्प हो सकता है। और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बिलाशुबा इससे मुस्तफीद हो ही सकते हैं। तो बेसिकली इस बुक के अंदर जो बुक रिव्यू वाली बात रहेगी तो उसके साथ ज़्यादातर पूरे जो 2 साल के अंदर इवेंट्स होते रहे हैं, वो जो चीज़ें होती रही हैं, जो स्टेटमेंट्स थी, की स्टेटमेंट जिनसे पल्स ऑफ द पीपल का अंदाजा होता था, वो तमाम चीज़ें भी नजर आएंगी। अब कॉन्टेक्स्ट अगर उस टाइम का अगर किसी ने समझना है या कुछ सुनना चाहता है तो वो ये देख सकता है कि भाई शेख मुजीबुर रहमान की स्टेटमेंट थी, ईस्ट पाकिस्तान पीपल वांट that they should get to the central administration and full regional autonomy for them. Only defense, foreign affairs and currency should vest with the center. Rest all powers should fall under the regional government. मतलब 6 पॉइंट्स का जो क्रक्स था मुजीब का वो यही था कि सिर्फ दिफा, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी मतलब फिनांस ये सिर्फ सेंटर के पास रहना चाहिए, बाकी तमाम चीजें जो है आपको रीजनल गवर्नमेंट को मतलब प्रोविंसेस को सौंप दी जानी चाहिए। और ये बेसिकली टेम्परामेंट था इन ईस्टर्न विंग बिकॉज द मुजीब वाज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन द ईस्टर्न पाकिस्तान। इसके बाद सिद्दीक सालिक साहब बताते हैं इवेंट्स के हवाले से कि ओवरव्यू ऑफ द सिचुएशन क्या थी। तो सिद्दीक साली साहब कहते हैं कि कंट्री जो है वो मार्शल लॉ के अंदर था। ठीक है, 25,000 जो है ट्रूप्स 55,000 स्क्वायर माइल एरिया को ईस्ट पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कवर करते, सिर्फ 25,000 फौजी मौजूद थे और 55,000 स्क्वायर माइल एरिया जो है वो करना था। कितना बड़ा एरिया है कि अगर लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जो कि उन पे टी लॉरेंस एक बहुत बड़े डिटेक्टिव गुजरे थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, वो ये कहते हैं कि उनके अगर एस्टिमेट के हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो बंगाल के अंदर हमारे 3 लाख के करीब रिसोर्स पावर होनी चाहिए थी टू प्रॉपरली इफेक्टिवली गार्ड द एरिया। तो बड़ा अंडर रिसोर्स्ड हमारी आर्मी थी वहां पर। फिर प्रेसिडेंट उस टाइम पे याहिया खान थे। शेख मुजीब द वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द ईस्टर्न विंग और उनके जो 6 पॉइंट्स का प्रपोजल था उसको बंगाल की आवाम जो है मसहा के तौर पे अपने तमाम प्रॉब्लम्स का हल समझती थी, निजात दहिंदा के तौर पे देखती थी। और एक देखा जाए तो एक वाइड पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल रिफ्ट थी बिटवीन द मासेस ऑफ द बोथ विंग्स। ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान को जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव समझते थे कि वहां पर हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। और ईस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर मुजीब के 6 पॉइंट्स थे उनको बगावत की नजर से वेस्ट पाकिस्तान में देखा जाता था कि इस इलादगी की एक साजिश है और ये उसमें कुछ नहीं है। तो एक बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस का भी फुकतान था दोनों एरियाज के बीच में। और एक जिसको कहते हैं कि दोनों विंग्स के दरमियान वो एक रिफ्ट या तनाजा जो होता हुआ दिखता हुआ नजर आता था। सिद्दीक सालिक साहब ने जो पॉवर्टी के अदाद शुमार खींचे हैं उनके हिसाब से ये था कि भाई जो ईस्टर्न विंग में पॉवर्टी थी वो ये थी कि कंडीशन ऑफ कॉमन पुअर मैन ऑफ बंगाल वाज मोर वर्स देन द एक्सट्रीम पुअर पर्सन ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान।
कि जो आम गरीब आदमी था बंगाल का, वो इंतहाई गरीब आदमी भी जो मगरबी पाकिस्तान का था, उससे भी बदतर हालत में था। चिल्ड्रन और जो जवान थे, उन तमाम को जो है माल न्यूट्रिशन के शिकार थे, फूड इनसिक्योरिटी थी बहुत ज़्यादा। उससे पहले अगर आप देखें तो 1970 में भोला साइक्लोन भी आया, तो बांग्लादेश के अंदर बड़ा, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हालात थे। और उसको एक तरह से समझा जाए तो एक तरह से बिल्कुल ही स्टेट मशीनरी की तरफ से इग्नोर रखा गया था, बिल्कुल ही जो है वो कोई सिचुएशन वहां पर ऐसी नहीं थी कि जिसकी बेस पर कहा जाए कि वो भी पाकिस्तान का प्रॉपर हिस्सा है। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर तीन मेजर पार्टीज थी, पॉलिटिकल अगर सिचुएशन की देखा जाए तो तीन मेजर पार्टीज थी। वेस्ट पाकिस्तान के क्लाइमेट से डिफरेंट थी, और उन तीनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी कि जो वेस्ट पाकिस्तान में उसकी पॉपुलैरिटी हो। जमात इस्लामी को कह सकते हैं, लेकिन जमात इस्लामी एक मजहबी जमात थी और वेस्ट पाकिस्तान में उसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी कि वो सीट्स जीत सके। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के अंदर तीन जो मेजर पार्टीज थी, उनमें अवामी लीग, जमात इस्लामी और नेशनल अवामी पार्टी भाषानी गुम। नेशनल अवामी पार्टी नो डाउट इधर थी, और नेशनल अवामी पार्टी ने जेयूआई के साथ मिलकर यहाँ पर दो सूबों में गवर्नमेंट भी बनाई थी। बाद में नेशनल अवामी पार्टी को भुट्टो साहब ने आकर बैन भी किया था, जिसका अब नाम एएनपी बन गया है। तो नेशनल अवामी पार्टी के जो ईस्ट पाकिस्तान में विंग था, उसका भाषानी ग्रुप था, मौलाना भाषानी साहब की क़यादत में वो पार्टी थी। एलएफओ जनवरी ने 1970 में जो है पहले जो पार्टिसिपेशन थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उस पर पाबंदी हटाई यहिया ने। उसमें सिद्दीक साले साहब कहते हैं कि एलएफओ जो है 30 मार्च 1970 को, एमसीक्यू भी अगर कोई तैयार करें तो वो भी होता रहेगा, 30 मार्च 1970 को जो है वो एलएफओ इम्पोज कर दिया गया था। फिर रैलीज हुई, रैलीज के अंदर प्रॉपर ये वाजे हो गया 5-6 महीने के अंदर जो रैलीज निकाली गई ईस्ट पाकिस्तान के अंदर के, तमाम के तमाम जो ईस्ट पाकिस्तान है वो मुजीब के पीछे खड़ा है, क्योंकि दोनों जो दूसरी पार्टी थी वो सरकारी सरपरस्ती के बावजूद, नेशनल अवामी पार्टी भाषानी को तो सरकारी सरपरस्ती में किसान रैली तक निकलवाई गई और पूरी स्टेट मिशनरी पीछे साथ थी, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब नहीं हो सके। लाइक वाइज जमात इस्लामी ने कोशिश की, लेकिन उनके जलसे में हुल्लड़बाजी होती रही, और जमात इस्लामी ने उसका इल्जाम लगाया कि शेख मुजीब की पार्टी ये कर रही है, लेकिन शेख मुजीब ने कहा, अवामी लीग ने कहा कि हमें जो है वो फसाद सूट नहीं करता, बिकॉज इससे इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। लाइक वाइज 4 जून 1970 को, आफ्टर जब याहिया से मुलाकात हो गई, तो मुजीब ने एग्री कर लिया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। और 4 जून 1970 को मुजीबुर रहमान ने रेफरेंडम करार दिया, किनको 6 पॉइंट्स को। और उस टाइम उन्होंने एक बड़ी एक ऐसी बात बोली जिससे ऐसे लगा कि शायद वो इलायदगी का इशारा दे रहे हैं, कि उन्होंने बोला कि 1946 के अंदर हम गांधी, नेहरू और उनके अंग्रेज सरप्रस्तों के खिलाफ भी मैं रेफरेंडम जीतने में कामयाब हो गया था, तो 1970 के इलेक्शंस में भी मैं रेफरेंडम जीतूंगा। तो ऐसे लग रहा था कि आज़ादी का इशारा दे रहे हैं, लेकिन उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। तो 7 दिसंबर 1970 की डेट जो है बेसिकली फिक्स हुई थी। उसके अलावा बंगाल के ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अब हालात बहुत खराब होना शुरू हो गए, आए दिन की हड़तालें शुरू हो चुकी थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी ना, उसका यहाँ पर सिद्दीक सालिक साहब लिखते हैं कि ये चीज़ जिसमें अवामी लीग का इतना इन्फ्लुएंस बनने में, एक तो पॉलिटिकल स्पेस तो उनकी थी मगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे उनका आना शुरू हो गया, कि भाई जो तमाम की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उतने तरीके से बड़ा नरम रवैया अख्तियार किया, और वो जिस तरह का भी हुल्लड़बाजी और जिस तरह की भी वहाँ पे फसाद हो रहे थे वो होने दिए गए। बंगाल के अंदर बम धमाके रोज होना शुरू हो गए, गैर बंगाली आबादी पर हमले स्टार्ट होना शुरू हो गए। उसके अलावा जो है हड़तालें, स्टूडेंट्स ने भी 11 नुकात दे दिए। इसके अलावा इतना अजीब सीन था कि जो भिखारी थे उनकी भी अंजुमन ने मिलकर एक जलसा कर डाला। तो इस तरह ऐसे लगता था कि भाई तमाम के तमाम सूबा जो है उसके अंदर कोई मशीनरी नाम, इंतजामिया नाम का फुकदान है, और एक अवाम का जिसका जो दिल चाह रहा है, जिस जत्थे का वो करता जा रहा है, और अमनो मान की हालत बहुत मखदूश हो गई थी। 7 दिसंबर 1970 को जो है इलेक्शंस हुए, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने क्लीन स्वीप किया, क्योंकि इसका रिजल्ट पहले ही सबको पता था, क्योंकि मुजीब की टक्कर देने वाला कोई बंदा नहीं था। और मुजीबुर रहमान ने ये बात बड़ी कैटेगरी के लिए बोली थी कि अयूब खान ने मुझे अपनी शोहरत के उस मैार पर पहुंचा दिया, उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि अब मुझे वहां से कोई भी नहीं गिरा सकता, और मैं जो चाहूँ किसी से भी चाहूँ कुछ भी मनवा सकता हूँ, हत्ता कि याहिया खान भी मुझे कुछ नहीं कह सकता। ये शेख मुजीब अपनी प्राइवेट महफिल्स में ये बात करते रहते थे। और सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट यह था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में एक सीट भी जो है वो अवामी लीग के पास नहीं थी। लाइक वाइज वेस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी थी, जैसे 81 सीट्स ली 138 में से, लेकिन उसके पास ईस्ट पाकिस्तान में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो इस तरह से ऐसा हुआ कि ग्रिड लॉक पॉलिटिकल पैदा हो गया कि दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों विंग्स के बीच में। और मुजीबुर रहमान ने ये कहा कि अब क्योंकि अवाम ने रेफरेंडम दे दिया है 6 नुकात के हक में, तो अब जो भी नया दस्तूर बनेगा उसको 6 नुकात की तनाजुर में बनाना चाहिए। अब अगला जो फेज है इसका इवेंट्स का, वो मैंने इस तरह डिस्कस किया कि पोस्ट इलेक्शन डेवलपमेंट टिल 25 मार्च 1971। ठीक है, दैट द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन दिस 6 पॉइंट्स। और सबसे पहले उसने 6 नुकात पर मुजीबुर रहमान ने हल्फ लिया, अपने जो तमाम उसके मेम्बरान ने, सूबाई असम्बली और मेम्बरान ने कौमी असम्बली थे, कि भाई 3 जनवरी 1971 को हल्फ लिया गया कि तमाम जो मेम्बरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं वो क्या करेंगे,
वो जो है 6 पॉइंट्स के वफादार रहेंगे। ठीक है। 12 जनवरी को प्रेसिडेंट याहिया खान जो है ईस्ट पाकिस्तान का, मशरकी पाकिस्तान का दौरा करते हैं, और उनको ने आकर ये बात बताते हैं, मुजीब से मुलाकात करते हैं कि मुझे आपके 6 नुकात पर जो भी इशू होता है उठाते जाते हैं, मुजीब उसका जवाब देते रहे सिद्दीक सालिक के मुताबिक। और फिर ये हुआ कि याहिया खान ने बोला ठीक है, मुझे आपके 6 नुकात पर एतराज़ नहीं है, मैं 6 नुकात को आपके समझ सकता हूँ, लेकिन आप मगरबी पाकिस्तान में इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, तो आप उसको भी देखें। तो मुझे मुजीबुर रहमान ने कहा ठीक है, हम मगरबी पाकिस्तान के लोगों को भी साथ लेकर चलेंगे, और मगरबी पाकिस्तान से भी हम जो है वो करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, सलाह मशवरे के साथ चलेंगे। उसके बाद जब यहाँ से सदर का तैयारा वापस आता है, तो सदर का तैयारा डायरेक्ट लाड़काना जाता है, उसके बाद भुट्टो से मुलाकात करता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं समझी गई मशरकी पाकिस्तान में कि भाई एक सदर जो है वो एक एरिया में जाकर बात मुलाकात कर रहे हैं, तो किसी कैपिटल में, प्रोविंशियल कैपिटल में मुलाकात होनी चाहिए थी, जैसे यहाँ ढाका में हुई। तो इस तरह से तो इसको अच्छे तनाजुर में देखा गया कि भुट्टो के पास जाकर डायरेक्ट क्यों मुलाकात की जा रही है किसी की तरफ से, याहिया खान की तरफ से। 27 जनवरी को फिर जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो ढाका का विजिट करते हैं, और उसमें उनकी मुलाकात होती है शेख मुजीब के साथ। लेकिन ये मुलाकात इनकन्क्लूसिव रहती है। उसकी वजह ये होती है कि कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं बन सकता, और दोनों साइड जो है वो अपनी साइड पर कमिट रहती हैं। और 11 फरवरी को याहिया और जुल्फकार अली भुट्टो की आपस में मुलाकात होती है, और इसके बाद 13 फरवरी को प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि वो नेशनल असम्बली का सेशन, 3 मार्च को कौमी असम्बली का जो सेशन है वो ढाका में होगा। जैसे ये अनाउंस किया जाता है, तो 15 फरवरी को भुट्टो साहब की तरफ से ये ऐलान होता है कि उनके पार्टी के मेंबरान या उनमें से कोई भी लोग जो है वो एक बड़ी जोशे खिताबत वाली स्पीच है कि यहाँ से जो भी उधर गया तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा, इस तरह वाली जो बात थी। बाद में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने जोशे खिताबत में बोला था, लेकिन भुट्टो साहब की तरफ से बाइकआउट का ऐलान किया जाता है नेशनल असम्बली के सेशन का। और इसमें पूरे सिनेरियो में देखें ना, तो जो सबसे अथॉरिटी थी ना, मेन बंदा था जो पावर जिसके पास होल्ड था, वो बड़ा इनेक्टिव और इनडिसाइसिव सा नजर आता है। दैट वाज याहिया खान। ठीक है। उनका अगर हम ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू होने के बाद देखेंगे चीजें, तो उन्होंने उन 9 महीने में ईस्ट पाकिस्तान के बिछड़ने का सिर्फ 2 काम किए, एक गवर्नर की तब्दीली, और उसके अलावा एक बागियों के लिए आम माफी का ऐलान सितंबर में जाके, वो भी इतना लेट जाके किया कि जब उसका कोई फायदा ही नहीं रहा था। 27 फरवरी से 1 मार्च तक, 22 फरवरी को फिर क्या होता है, ईस्टर्न कमांड और तमाम गवर्नर्स का और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स का इजलास होता है, जिसमें फैसला किया जाता है कि मुजीबुर रहमान को हुब्बुल वतनी दिखाने का एक और मौका दिया जाए। और उसमें भी 27 फरवरी से 1 मार्च तक सेंसरशिप अप्लाई की जाती है, और तमाम ईस्ट पाकिस्तान के अंदर प्रिंट, रेडियो और तमाम तकारीर में पाबंदी लगा दी जाती है, और तमाम चीज़ों को सेंसर, इवन अखबार में क्या छपना है उन पर तमाम सेंसरशिप हो जाती है। और इस दौरान फौजी जो है वो सिविल लिबास में पीआईए की फ्लाइट्स के जरिए मैक्सिम और फौजियों का वहाँ पर आमद शुरू हो जाती है। लेकिन उसको बंगाली जो मुलाजमीन होते हैं एयरपोर्ट पे, वो क्योंकि एक ही कद कामत के जब लोगों को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि भाई ये तो फौज है, तो वो हड़ताल कर देते हैं। इस बात की जब खबर अवामी लीग को आती है, तो अवामी लीग की जो लीडरशिप होती है उसकी रैंक्स के अंदर इस तरह पाया जाता है कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं। फिर 1 मार्च को 4 डिसीजन हुए। पहली बात ये हुई कि कैंसिलेशन हुई नेशनल असेंबली के सेशन की, तो उसमें मुजीबुर रहमान का रिएक्शन ये था कि ठीक है, आप कैंसिल कर दिए, लेकिन अगर आप नई डेट का भी ऐलान कर दें तो मेरे लिए पार्टी के जो इंतहा पसंद है उनको रोकना, उनको समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा, उनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ अवामी लीग ने 2 मार्च को ढाका और 3 मार्च को पूरे सूबे में हड़ताल की कॉल दे दी। उसके साथ न्यू गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट कर दिया गया। तो चेंज ऑफ गवर्नर का काम हुआ, मुजीब ने नई डेट की बात की, वो नहीं मानी गई, और नेशनल असेंबली के सेशन जो है वो और लेफ्टिनेंट जनरल साहबजादा याकूब को गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। इसके बाद क्या होता है, पोस्ट इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो शेख मुजीब ने अनाउंस कर दिया, और उन्होंने ये ऐलान करते हुए बोला कि आई हैव स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आई एम श्योर दैट द पीपल विल नॉट पे टैक्स, पीपल आर एब्सोल्युटली बिहाइंड मी एंड माई पार्टी एंड आई एम द अथॉरिटी राइट नाउ लीगली। पोस्ट इलेक्शन डेवलपमेंट टिल 25 मार्च, 5 मार्च को जनरल टिक्का खान, सिर्फ 4 दिन सबसे ज्यादा याकूब रहते हैं, लेकिन वो जब ग्राउंड सिचुएशन बताते हैं और हालात खराब हो चुके थे, कर्फ्यू के दरमियान लोगों की डेथ्स हो रही होती हैं, तो सब ज्यादा याकूब की बात नहीं मानी जाती, और सदर को बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि आप वापस आएँ, आप यहाँ पर आएँ। तो सदर से जब बोला जाता है कि आप क्यों नहीं ईस्ट पाकिस्तान चले जाते, तो उप सदर ने बोला कि मुझे अपनी बेस का भी तो ख्याल रखना है, मैं ईस्ट पाकिस्तान के लिए मगरबी पाकिस्तान को नाराज नहीं कर सकता। तो ये बात बड़ी एक तारीख के अगर औराक में देखा जाए तो बड़ा एक अजीब सा, एक टोटली केयरलेस बिहेवियर जनरल याहिया खान की तरफ से था कि भाई मैं ईस्ट पाकिस्तान के लिए मगरबी पाकिस्तान को नाराज नहीं कर सकता, जैसा कि ईस्ट पाकिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं था। और 172 लोग जो हैं इस दौरान
गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से मारे जाते हैं 1 से 7 मार्च के बीच में। और 7 मार्च की रैली में जो है से पहले मुजीब के घर पर जो है वो झंडा बांग्लादेश का लहरा दिया जाता है पार्टी के कारकुनान की तरफ से। लेकिन मुजीब को फिर बोला जाता है कि वो इस की जलसे के अंदर जो है आज़ादी का ऐलान नहीं करेंगे। तो मुजीबुर रहमान से की तरफ से मिलिट्री कमांड को रिक्वेस्ट की जाती है कि अब तक मुझे पर पार्टी के जो इंतहा पसंद है उन्हें बहुत ज़्यादा आज़ादी के ऐलान का दबाव डाल रहे हैं, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे जलसा गाह के अंदर से गिरफ्तार कर लें। लेकिन उस दौरान आर्मी की कमांड जनरल फरमान जो है उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि मैं खुद जलसा गाह के अंदर मौजूद रहूंगा, और अगर ठीक है, मैं खुद जलसा गाह के अंदर मौजूद रहूंगा, और अगर आपने जो है वो किसी ने कोई ये बात बोली, ठीक है, कि भाई आपने कोई ऐसा ऐलान किया कि भाई बांग्लादेश आज़ाद और पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ बात की, तो मैं तमाम तोपों और टैंकों का जो रुख है वो जलसा गाह की तरफ कर दूंगा, और तमाम ढाका की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और ना हुकूमत करने को कोई बचेगा ना हुकूमत के लिए कोई बचेगा। तो मुजीबुर रहमान जो है उनसे इस दौरान जलसे से पहले अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकात भी होती है, और वो भी ये कहते हैं कि हम आज़ादी की तहरीक में आपका साथ बिल्कुल नहीं देंगे, आप जो है पॉलिटिकली मामलात को संभालें। तो प्रोसेशन के दौरान मुजीबुर रहमान की तरफ से फिर चार जो है वो आती हैं, तजावीज़ आती हैं कि फ़ौज बैरक्स में वापस चली जाए, हुकूमत को अवामी नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाए, मार्शल लॉ फौरी तौर पर हटा दिया जाए, और जुडिशल इंक्वायरी जो है वो जो 1 हफ्ते के अंदर लाशें गिरी हैं उसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए तहकीकात के लिए। और ये अगर आप देखें तो ये स्पीच बहुत ज़्यादा अभी काफ़ी पिछले 1-2 साल से बड़ी पॉपुलर है ये स्पीच काफ़ी। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे देखें तो ये 4 पॉइंट्स वाली बात जो मुजीब कर रहे होते हैं ये आपको कहीं किसी भी क्लिप में मिल जाएगी। इसके बाद 15 मार्च को याहिया खान जो है वो ईस्ट पाकिस्तान आते हैं, और इस दौरान क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वापस फौज वापस बैरक्स में चली जाती है, और जो इंतजाम अमनो इंतजाम की सारी जिम्मेदारी है वो सारी की सारी अवामी लीग और उसके लोगों पर आ जाती है, वो संभालना शुरू होती है। तो एक तरह से आपने डिफेक्टो तौर पे सरेंडर कर दिया। अगर आप इसको पॉलिटिकल तरीके से देखें तो रिट ऑफ द स्टेट आपने एक तरह से सरेंडर करके एक पार्टी के हवाले यहाँ पर ऑलरेडी कर दी थी। अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें, ठीक है, देवर द मेजर पार्टी राइट नाउ, बट अभी तक आपने गवर्नमेंट्स नहीं बनी थी, तो अभी तक जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन थी क्योंकि अभी तक इक़्तिदार हवाले नहीं हुआ, तो आपने कैसे दे सकते। तो इस तरह से अवामी लीग की जो मकबूलियत है बढ़ती जा रही थी, और फौज का जो वहाँ पर एक परसेप्शन था आवाम की नज़र में वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। 15 से 25 मार्च को जो है बहुत ज़्यादा सीरीज ऑफ डायलॉग हुआ बिटवीन मुजीब और याहिया खान के बीच में। और उस दौरान मुजीब ने जो है जनरल टिका खान को कहा कि वो शैतान गड़बड़ कर रहा है, तो आप तैयारी भरपूर रखें। तो इसके बाद ये साथ साथ जो है ये जनरल याहिया खान मतलब सीरियसनेस आप चेक करें कि एक ऐसे लीडर को कि जो पॉपुलैरिटी वहां पर रखता है उसको सदर पाकिस्तान अपने कमांडर इन चीफ को कह रहे हैं कि बजाय पॉलिटिकल हल करने की उसको शैतान का नाम दिया जा रहा है कि भाई वो गड़बड़ कर रहा है और आप तैयारी पूरी रखें। और इस तरह से जो जनरल खादिम को सेम मैसेज दिया टिका खान की तरफ से, और इन्होंने जनरल खादिम और जनरल फरमान ने मिलकर ऑपरेशन सर्च लाइट तैयार किया। 23 मार्च 1971 को अवामी लीग ने जो है एंटी पाकिस्तान डे के तौर पे सेलिब्रेट किया, और जो है बंगला का के नारे जो हैं उस दिन लगाए गए। 25 मार्च को जनरल खादम को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि अब ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दें। रात में 25 और 26 मार्च की रात को हो गया। लेकिन 1 बजे का वक्त तयन हुआ था कि ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया जाएगा, लेकिन 11:30 बजे तक अवामी लीग के लोगों को ये बात पहुंचना शुरू हो गई कि ऑपरेशन किसी वक्त भी हो सकता है। और जो भी पार्टी के रजाकार थे, नौजवान थे, उन्होंने रोड्स के ऊपर, ढाका की सड़कों के ऊपर पुरानी गाड़ियां खड़ी करके दरख्त काट के रुकावटें खड़ा करना शुरू कर दी कि जब फौज बैरक से निकल के आएगी तो हमें मुजामत करनी है और हमें भरपूर मुकाबला करना है। और इसी दौरान मुजीबुर रहमान ने एक आखिरी स्पीच की जो कि शायद उनकी आखिरी स्पीच थी, उसके बाद वो अरेस्ट ही रहे। और उस स्पीच के अंदर उन्होंने पैगाम था बेसिकली रेडियो रेडियो के थ्रू कि अब बांग्लादेश आज़ाद है, और मेरा आप लोगों से ये शायद आखिरी पैगाम है। और मैं ये आप लोगों को कहता हूँ कि आप गासिब फौज के खिलाफ जदोजहद करें, अपनी कैपेसिटी में जो भी आपके पास कैपेसिटी है आप खड़े हो जाएं, खड़े होकर आप फौज का मुकाबला करें, और उस वक्त तक मुकाबला करते रहे जब तक पाकिस्तान का एक भी सिपाही ईस्ट पाकिस्तान की बंगाल की धरती पर मौजूद है, तब तक आप मुकाबला करते रहें यहाँ तक कि एक पाकिस्तान का एक सिपाही यहाँ से हट जाए और बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाए। और उसके बाद उन्होंने जय बंगला का नारा लगाया। और इसके बाद ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो रात को जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस दौरान जो गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर से किसी ने पूछा, जिनका नाम मेजर बिलाल था, कि आपने गर्मा गर्मी के दौरान ही,
क्योंकि रजाकार जो मौजूद थे उन्होंने फायर भी खोला और मुकाबला मुकाबला भी हुआ, कुछ फौजी जवान वहाँ पे जख्मी भी हुए। और उस दौरान दूसरी साइड पे उन लोगों की भी डेथ्स हुई जो कि अवामी लीग के कारकुनान थे। तो उसके बाद जब ये पूछा गया कि आपने गर्मा गर्मी के दौरान उसको उड़ा क्यों नहीं दिया, तो उस पर मेजर बिलाल ने ये कहा कि इरादा तो मेरा भी यही था, लेकिन जनरल मिठा ने मुझे ये बोला था कि शेख मुजीब को जिंदा गिरफ्तार करना है। मतलब उस टाइम साइकोलॉजी ये प्रिवेल कर रही थी इन द रैंक्स कि मुजीब को मार ही दिया जाए। तो मतलब कभी भी पॉलिटिकल इशू का हल जो है वो फोर्स नहीं होती। ये चीज़ हमें जितने जल्दी बहसीत कौम समझ आ जाएगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसके बाद सिद्दीक सालिक लिखते हैं कि जगन्नाथ हॉल और इकबाल हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई, वहाँ सख्त मुज़ामत का सामना करना पड़ा जो ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर थे। और उस दौरान 2 घंटे के अंदर क्लियर कराते हुए 100 की तादाद में लोग जो है मर गए। अच्छा, इस टाइम में प्रॉब्लम ये हुई कि जो डेथ्स की एग्जेजरेटेड नंबर आया, जिसपे सिद्दीक सालिक कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में हज़ारों लोगों का हो गया, हज़ारों लाशें पड़ी हुई थी। उसकी वजह ये थी कि जब 25 और 26 मार्च को ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो जो वेस्टर्न मीडिया था और जो लोकल मीडिया था वो ढाका और मशरकी पाकिस्तान छोड़ के जा चुका था। तो इसलिए जो भी खबरें मिल रही थी वो फील्ड पे कोई ऑथेंटिक खबर नहीं थी, इसलिए बढ़ा चढ़ा के नंबर को बोला गया। और उन्होंने ये बोला कि 2 महीने के अंदर जो टोटल डेथ्स हुई होंगी वो 4 डिजिट्स से ज्यादा की नहीं होंगी, मतलब 3-4 हजार 5 हजार से ज्यादा लोग नहीं मरे। लेकिन उसके बावजूद जो उसको पोर्ट्रे किया गया वो ऐसे था कि जैसे लाखों में लाशें जो है वो गिरा दी गई हैं। और 2 महीने के अंदर तमाम बड़े टाउन्स जो है वो क्लियर करवा लिए गए थे बागियों से। और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान न्याजी जिन्होंने एंड द एंड सरेंडर किया था, उनको अप्रैल में ईस्ट पाकिस्तान भेजा गया ताकि वो टिक्का खान की सपोर्ट कर सकें। टिक्का खान के पास गवर्नर ईस्ट पाकिस्तान का भी जो है ओहदा था, उसके अलावा वो कमांडर इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड भी थे, और उसके अलावा मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो उनको सपोर्ट करने के लिए जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी को भेजा गया। जनरल फरमान ने इस टाइम पे अप्रैल के स्टार्ट में रिक्वेस्ट की कि बागियों के लिए आम माफी का ऐलान किया जाए ताकि हम डिवाइड एंड रूल के थ्रू चल जाएं, लेकिन उनकी ये बात नहीं मानी गई। और इस पर सिद्दीक सालिक ये कहते हैं और ये तजिया निगारी कहते हैं कि शायद ये बहुत बड़ी गलती थी। अगर ये बात मान ली जाती तो शायद मुक्ति बाहिनी को जो फ्यूल चाहिए था, जो लाशें चाहिए थी, जो चीज़ चाहिए थी, वो चाहे चीज़ ना मिल पाती और एक तरह से एक अच्छा इमेज क्रिएट हो जाता। उसके बाद इंडिया ने क्या किया, मुक्ति बाहिनी की जो है ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग पहले 4 हफ्तों पे होती थी और उसके बाद उन्होंने 8 हफ्ते में प्रॉपर एक फोर्स तैयार करनी को 30,000 पहले लोग भेजे गए, उसके बाद 70,000 और लोग भेजे गए। अब मुक्ति बाहिनी में कौन लोग थे, एक तो अवामी लीग के रजाकार थे, उसके अलावा यंग स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, और तीसरा जो है ईस्ट जो राइफल थी, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स जो रीढ़ की हड्डी थी, बेसिकली बागी फौजी थे जो पहले पाकिस्तान आर्मी के पार्ट थे, वो लोग थे। और इनको हेड कौन कर रहा था, इनको हेड जो है कर्नल उस्मानी कर रहे थे। और इनकी तैयारी करवाई जाती थी इंडिया के अंदर और इनको फिर भेजा जाता था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कि वो जाके लड़ाई छड़ाई करे। और इनको पॉलिटिकल शेल्टर की ये एक प्रॉपर आर्मी है, प्रॉपर एक फोर्स है। वो किस तरह दिया गया कि जो अवामी लीग के सियासतदान ऑपरेशन के दौरान मफरूर हुए और वो कलकत्ता चले गए, उनको कलकत्ता में बिठा के एक जिलावतन हुकूमत कायम की गई। और उस जिलावतन हुकूमत ने फंड रेजिंग के थ्रू पैसे इकट्ठे करके इनके लिए वेपन्स खरीदे। फिर 9 अगस्त को, अगस्त में जाके इनका मुआहिदा भी हो गया। यूएसएसआर ने ये इंडिया से मुआहिदा किया कि जो बागियों को हथियार दिया जाएगा मुक्ति बाहिनी के, उसके साथ साथ वो हथियार उसके बदले में यूएसएसआर भी एक हथियार देगा। क्योंकि उस टाइम पर यूएसएसआर हमसे नाराज भी था। उसकी वजह ये थी कि हमने जो ईस्ट पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के दरमियान मुसालियत की कोशिश की थी, तो पूरा का पूरा वेट जो था वो यूएसएसआर ने पूरा इंडिया के पीछे रख दिया था कि भाई हम इंडिया की फुल सपोर्ट करेंगे। इसके बाद भारत ने जो है मुक्ति बाहिनी को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया था। इसके बाद क्या होता है कि अब मुक्ति बाहिनी के ना 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहली बात तो ये पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन लड़ाई करना पूरे सूबे में फैल के, ताकि उनकी जो मूवमेंट है उसको स्टॉप किया जा सके। फिर तो जो गुरीला वॉरफेयर है वो उसको तेज करना अगेंस्ट किसके, पाकिस्तान आर्मी के, ताकि उनका जो मोराल है उसको लो डाउन किया जा सके। और तीसरा, जब फुल फ्लेज वॉर छिड़ जाए तो इंडिया की फौज के लिए फील्ड फोर्स के तौर पे काम करना। ऑपरेशन में मुक्ति बानी के एक्ट्स को 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, जून से लेकर नवंबर, क्योंकि दिसंबर में तो फिर प्रॉपर वॉर स्टार्ट हो गई थी। पहली बात तो ये थी कि आर्मी की उनकी एक्टिविटीज जो थी बॉर्डर एरियाज तक थी, जिसमें वो छोटे छोटे पुलों को तबाह करते, रास्ते तोड़ते ताकि डिस्टर्ब करते और वापस इंडिया चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके जो एरिया था उस तरफ चले जाते। अगस्त से सितंबर 1971 में उन्होंने आर्मी के कॉन्वाइज और बैरक्स पे अटैक करना शुरू कर दिया और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज का मर्डर करना शुरू कर दिया। अक्टूबर से नवंबर
पाकिस्तान की जो आर्मी के बेस कैंप्स थे बॉर्डर पे, उनको इंडियन आर्टिलरी के थ्रू कोशिश की और उन्होंने घुसकर मोर्चे बना लिए थे बॉर्डर के अंदर ही। और इस दौरान नवंबर तक इंडिया की फोर्स के साथ मिलकर ही तमाम चीजों में 3,000 स्क्वायर माइल का एरिया नवंबर तक प्रॉपर वॉर स्टार्ट होने से पहले जो है इंडिया कर चुका था, एज पर सिद्दीक सालिक 55,000 स्क्वायर माइल में से। और लेकिन इस वक्त के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं किए, सिर्फ यही बोला कि एग्रेशन हो रही है, हमारी सोवरेनिटी पर अटैक हो रहा है, और डिप्लोमेटिक ही मींस यूज किए गए। 2 बटालियंस की रिक्वेस्ट भेजी गई, 2 डिवीजन्स की रिक्वेस्ट भेजी गई कि 2 डिवीजन्स और भेजी जाए लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला न्याजी की तरफ से। लेकिन उसके जवाब में सिर्फ 8 प्लाटून्स अप्रूव हुई थी JHQ रावलपिंडी से, और 5 उनमें से पहुंच पाई थी, क्योंकि बाकी 3 तो है वो पहुंच ही ना सकी, क्योंकि मेन लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी थी। इसके बाद अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों फोर्सेस का, तो 8 लाख जो है इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ थी और 1 लाख मुक्ति बाहिनी की स्ट्रेंथ थी, तो टोटल 9 लाख फील्ड फोर्स थी इंडिया के पास। उसके बाद 4 नेवल शिप्स, 2 सबमेरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जिसके अंदर अच्छे खासे, जिसके ऊपर जहाज आ सकते थे, और रनवेज का जाल बिछा दिया था बॉर्डर के अगेंस्ट इंडिया ने। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की आर्मी के पास सिर्फ 40,000 जवान मौजूद थे, और वो उनका मोराल भी अपनी ही अवाम के साथ लड़ लड़ के अच्छा खासा डाउन हो चुका था। 73,000 रजाकार से ये जमात इस्लामी के अलबदर और शम्स और जो मजहबी पार्टीज थी उनके फोर्स बनाई गई थी, वो जो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थी, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग मुक्ति बाहिनी के कंपैरेटिव, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग 2 से 3 महीने की होती थी और 2 से 3 हफ्ते की होती थी, जबकि मुक्ति बाहिनी को प्रॉपर 8 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती थी। और सिर्फ एक स्क्वाड्रन थी एयरफोर्स की जिसके 16 जेट्स तैयारे थे, और सिर्फ एक ही रनवे था, ढाका का एयरपोर्ट। और ढाका का एयरपोर्ट अगर तबाह हो जाता, रनवे तबाह हो जाता, तो हमारे पास हमारी एयरफोर्स बिल्कुल ही बेयारो मददगार हो जाती। और बाकी हमारे पास कोई सबमरीन, कोई नेवल शिप मौजूद नहीं था, सिर्फ 4 छोटी गन बोट्स थी जो नेवी, तो हमारी बहुत ही स्ट्रेंथ वीक थी। और जिसके मुकाबले में हम खड़े थे, और एक तरह उस छोटी सी स्ट्रेंथ को ना सिर्फ एक 8 लाख के दुश्मन से लड़ना था, बल्कि अपने अंदर मौजूद जो लोग थे, जो खिलाफ हो चुके थे मुल्क के, उनसे भी मुकाबला करना था। तो एक पाकिस्तान की आर्मी बहुत ही डायलेमा का शिकार थी। फुल फ्लेज वॉर का आगाज 3 दिसंबर 1971 को होता है, और 7 दिसंबर 1971 तक नेवी और एयरफोर्स जो डिसफंक्शनल हो गई थी, चारों नेवल बोट्स, गन बोट्स तबाह कर दी गई। और एयरफोर्स का ने 3 दिन मुकाबला किया। ये नहीं सोचा जा रहा था कि 3 दिन 72 घंटे एयरफोर्स सिर्फ 16 जेट्स के साथ मुकाबला कर सकेगी, लेकिन एयरफोर्स ने मुकाबला किया। और चौथे दिन इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने रनवे के ऊपर जहाज वो बम्स गिराए, जिसपे रनवे जो है वो तबाह हो गया। उसके बाद रनवे को कोशिश की गई मुरम्मत करने की, लेकिन इतनी शदीद बमबारी लगातार होती रही कि रनवे को जो है वो दोबारा फंक्शनल नहीं किया जा सका। तो एक तरह से 3 दिन के अंदर हमारी एयरफोर्स जो है वो डिसफंक्शनल हो चुकी थी, और हमारे जहाज अब उड़ने के काबिल नहीं थे। और इसके बावजूद दूसरा वेस्ट पाकिस्तान में कोशिश की गई थी कि किस तरह से किया जाए चीज़ों को। पाकिस्तान ने रेजोल्यूशंस भी आई, एक रेजोल्यूशन भी आई पोलैंड की तरफ से थी कि सीज फायर की, लेकिन उस पर जो है एक बड़ा इमोशनल हमने रिएक्शन दिया, जिसपे जो भुट्टो साहब ने वहाँ पे वो रेजोल्यूशन फाड़ दी कि वी विल फाइट एंड आई एम गोइंग बैक टू माई कंट्री। और 16 दिसंबर को वो इवेंट होता है जो आज भी हमारी तारीख में एक ऐसा इवेंट है जिसके बाद इंदिरा गांधी ने ये बोला था कि आज हमने 2 कौमी नजरिया को खलीज बंगाल में गर्क कर दिया है। तो 16 दिसंबर को ट्रेजिडी ऑफ फॉल ऑफ ढाका कर होती है, और पाकिस्तान की जो फोर्सेज है वो सरेंडर कर देती हैं। तो पहली बात जो 90,000 सिपाहियों वाली बात है, वो भी यहाँ पर मिथ्स काफी टूटती हैं जो कि एग्जेजरेटेड थी। 90,000 नहीं थे, 40,000 हमारे सोल्जर्स थे जो जो इन द एंड सरेंडर करते हैं। अगर इसकी क्रिटिसिज्म पॉजिटिव एंगल की बात की जाए, तो इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत है, क्योंकि एक ऐसे बंदे ने बुक लिखी है जो कि फील्ड में मौजूद था, उसने क्रिटिकल एनालाइज किया तमाम चीज़ों को, लेकिन उन 2 साल के पूरे इवेंट्स को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके बताया है कि किस तरह से इवेंट्स होते रहे और कितना पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटजिकल गलतियां की, जिसकी बेस पर हम इन दी एंड जो है वो अपना एक ईस्टर्न विंग गंवा बैठे। दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म में क्या है कि परसेप्शन ऑफ बायस एंड पार्शियलिटी है, मतलब वेस्ट पाकिस्तान के एंगल से चीज़ें बताई जा रही हैं, बंगाली पर्सपेक्टिव इसमें लैक करता है। और टोटल मिलिट्री एंगल से चीज़ें बताएंगी, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये चीज़ सिर्फ 2 साल की ऊपर ही मुहित ये बुक है। ये नहीं बताया जा रहा कि क्या महरूमियाँ थी, क्या इकोनॉमिक इश्यूज थे, कि हालात इस नहिश तक पहुंचे कि वो लोग हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाह रहे होते। और यहाँ तक हालात था कि सिद्दीक सालिक के अपने बकौल ये वर्ड से कि बंगाली डेज बनाना शुरू कर दिए गए थे। जैसे बंगाली जो एक लिसानी फसादात के दौरान लोग मरे, 21 फरवरी 1952 उनका दिन, रविंद्रनाथ टैगोर की बरसी का दिन, इसके अलावा सार्जेंट जहूर जो
अगरतला साजिश केस के अंदर जिनकी पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में डेथ हो गई थी, उनका दिन ये मनाना शुरू कर दिए गए। और 14 अगस्त, 23 मार्च और 25 दिसंबर का अवामी लीग की तरफ से तो आखिरी 3 साल में बाइकआउट होता था और ये नहीं मनाए जा रहे होते थे। उसके बाद ओवर एम्फिसिस ऑन मिलिट्री इवेंट्स है, सिर्फ मिलिट्री के इवेंट्स के हवाले से बात बताई जा रही है, और पॉलिटिकल चीजें जो है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, सोशल पर्सपेक्टिव है, वो लैक करता है। तो ये क्रिटिसिज्म है इस बुक के ऊपर। ओवरऑल एक बहुत अच्छी बुक है, पढ़नी चाहिए। और जो लास्ट 2 इयर्स हैं कि जो ये ईस्ट पाकिस्तान की इवेंट का अनफोल्ड होते हुए दिखाते हैं, उनमें क्या मिस्टेक्स हुई और क्या उस टाइम पर हम कुछ कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है वो एक स्टूडेंट को मिल सकेगा अगर वो इस बुक को पढ़ेगा। तो होप सो आप लोगों ने ये 16 दिसंबर के हवाले से वीडियो थी, ये आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को कंटेंट पसंद आएगा। और अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।